देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से फ्लोर मिल में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हादसा थाना बरादरी के सैलानी फ्लोर मिल का बताया गया है, जहां पर आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो आग से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण ये आग थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। बरेली की एक खबर, कई फीट ऊंची लपटें आग की उठी हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वजह क्या थी आग लगने के पीछे। थाना बरादरी इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। किस तरह से काले धुएं का गुब्बार उठता नजर आया वो आप देखिए। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर बीती रात दुकान में आग लग गई। ताजा मामला शहर के GIC के पास का है, जहां पर बीती रात दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और आग पर काबू पाया गया। वहीं आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अतीक और अशरफ की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पुलिस कस्टडी में हुई इस हत्याकांड की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है और इसमें उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है अब ये मामला। अब सवाल उन तमाम एनकाउंटर को लेकर भी उठने लगे हैं जो इससे पहले किए गए। 2017 से लेकर अब तक 183 एनकाउंटर हुए हैं और इन दरअसल एनकाउंटर तो 10,000 से ज्यादा हुए हैं, लेकिन 183 अपराधी ऐसे रहे जिन्हें मार गिराया गया 2017 से लेकर अब तक। अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या वो एनकाउंटर जो हुए उनकी जांच होना जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। विशाल तिवारी ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो कि ये जनहित याचिका दाखिल की है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव। शंकर आनंद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़े हैं। दोनों हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास आते हुए, बेहद गंभीर और संजीदा अब ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की जा रही है कि रिटायर्ड जज या फिर कह सकते हैं कि किसी अनुभवी व्यक्ति से जांच कराई जाए, कमेटी बनाई जाए। जो अब तक एनकाउंटर हुए उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुशील। बिल्कुल सीनम सही कह रही हैं। चूंकि मामला अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ा हुआ है, पूरा मामला है जिसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। जो वकील है विशाल तिवारी, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि जिस तरह सरेराह इस पूरे मामले में घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जिसको हेड करें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। चूंकि जिस तरह पूरा जो घटनाक्रम हुआ और इससे पहले ही अतीक अहमद ने अपनी जान को खतरा बताकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि उसको फिलहाल अगर यूपी में लाया जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, और ऐसे में इस तरह से उसकी हत्या हो गई। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और ऐसे में मामला अब देश की अदालत में पहुंचा है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले जो वकील हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आज या कल में इस पूरी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में निगरानी कर रहा था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही अतीक अहमद को फिलहाल यूपी से गुजरात ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद
पूछताछ के लिए अतीक को उत्तर प्रदेश लाया गया। तो किसी भी अगर अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में रखकर और उस पर इस तरह का अटैक हो जाना, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सीनम इस पूरे मामले की सुनवाई करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार को ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी देनी होगी कि इस पूरे मामले में केस का स्टेटस अभी क्या है, क्या वो तमाम जो हत्या करने वाले अपराधी आए थे क्या उनको पकड़ लिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की गई, वहां पर एक आयोग का गठन किया गया, रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर अब आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है, ये देखना बेहद अहम होगा। जब भी इस पूरे मामले की सुनवाई की बात कही जाएगी या जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जब सुनवाई होगी तब अतीक अहमद की हुई इस हत्या का जिक्र होगा जो पुलिस हिरासत में हत्या हुई है। शंकर भी लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि हत्या हुई तो कैसे हुई और पुलिस कस्टडी में कैसे हुई। 2017 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर पुलिस ने किए और जिनमें से 183 अपराधियों को मार गिराया। ऐसे में क्या अब पुरानी फाइलें भी खुल सकती हैं अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर के बाद? निश्चित तौर पे देखिए, यहां पर एक लाइन में कहा जा सकता है कि बात निकली है तो ये बात आगे तक जाएगी। और जिस तरह से इस मामले में हालांकि थोड़ी देर के बाद सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से जनहित याचिका दायर की गई है, इस जनहित याचिका के एक लाइन बताना मैं बेहद महत्वपूर्ण समझता हूं। इस जनहित याचिका में इस बात का जिक्र है कि जब पुलिस डेयर डेविल्स बन जाती है तो कानून का पूरा शासन ध्वस्त हो जाता है और पुलिस के खिलाफ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया है उस जनहित याचिका में और कहा गया है कि जो जिस तरह से बकायदा एक पुलिस हिरासत के अंदर में यहां पर सिर्फ अतीक और उसके भाई अशरफ की बात नहीं है, यहां पर 2 कैदियों की बात है। 2 कैदी जो जिस तरह से बकायदा जिसे लेकर जा रहे थे और उसके बाद पुलिस कस्टडी के अंदर उसकी हत्या की जाती है। तो इस मसले को लेकर अब जिस तरह से जांच की मांग की जा रही है, तो यहां पर सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं बल्कि अब जो पहले जो पिछले 6 सालों का एक रिकॉर्ड जिसके बारे में जिस तरह से स्पेशल डीजी के द्वारा बताया गया था, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे, तो अब ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और उस जनहित याचिका में उन तमाम मसलों के बारे में जांच की मांग की जा रही है कि 183 से ज्यादा जो लोग जिसका इनकाउंटर हुआ, जिस इनकाउंटर में जिसकी मौत हुई है, उस मामले की भी तफ्तीश होनी चाहिए। और इस मामले में जिस तरह से जांच कमेटी की जो मांग की जा रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले बिल्कुल शंकर, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वो बताए जिन्हें आधार बनाते हुए ये याचिका विशाल तिवारी ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। अब अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं विशाल तिवारी ने क्या कहा है याचिका दायर करने के बाद। एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करे और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने विशाल तिवारी को, और विशाल तिवारी जो कि वकील हैं, उनका कहना है कि बात सिर्फ अशरफ या फिर अतीक की नहीं है, बात जांच की है और जांच हर उस हत्या की होनी चाहिए जो एनकाउंटर के दौरान होती है या फिर पुलिस की कस्टडी में होती है। हर उस हत्या की जांच होनी चाहिए, ये कहना है वकील विशाल तिवारी का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये याचिका मानी जा रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और कहा जा रहा है कि इससे अब पहले की फाइल्स भी खुल सकती हैं। बात सिर्फ अतीक और अशरफ के मर्डर की नहीं है, लेकिन जनहित ये याचिका है जो सभी के हित के लिए दायर की गई। माफिया अतीक और अशरफ का मर्डर अब तमाम सवाल खड़े कर रहा है। क्या बड़ा माफिया बनने के लिए शूटर्स ने माफिया अतीक की जान ले ली, या फिर इसमें दूसरे माफिया का हाथ है जो अतीक और अशरफ को हटाकर जराइम की दुनिया में कब्जा करना चाहते थे। शूटर्स की पूछताछ में सुंदर भाटी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नए नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, लेकर माफिया का मर्डर, कौन हैंडलर?
माफिया ब्रदर्स का मर्डर, किसका ऑर्डर? अतीक अशरफ की हत्या का प्लानर कौन? एसटीएफ भी अब सक्रिय है, साथ ही इंटेलिजेंस भी सक्रिय है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और साथ ही ड्रोन की भी निगरानी की गई। करीब 20 मिनट तक कब्रिस्तान के आसपास ड्रोन की निगरानी की गई, क्योंकि उसमें देखा गया कोई। अतीक अशरफ का मर्डर साजिश किसकी? जहां चली अतीक की माफियागिरी, वहीं हुआ अतीक का अंत। शूटर्स की ताबड़तोड़ फायरिंग, अतीक अशरफ का मर्डर। अतीक और अशरफ को कल प्रयागराज के कसारी मिसारी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसके बाद आज कई लोग दोनों की कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंचे। हमारे संवाददाता संदीप पांडे ने जायजा लिया। माफिया अतीक और अशरफ वो दो नाम ऐसे हैं, जब जेल से बाहर थे तब भी उनका खौफ था, और जब जेल के अंदर भी रहे तब भी अपराध की दुनिया में उनका जलजला कायम रहा। आज अगले दिन जब उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, तब उन्हें उनकी कब्र पे देखने जब आया तो कुछ लोग यहाँ पे फतिहा पढ़ रहे थे। फतिहा पढ़ने के साथ साथ उसे मिट्टी भी चढ़ा रहे थे। ये माफिया अतीक की कब्र है और बगल में उसके भाई अशरफ की कब्र है, और यहाँ पर ठीक ऊपर उसके पिता, माता और उसकी नानी की कब्र है, और इन तीनों की कब्र के ऊपर उसके बेटे असद की कब्र है। आप देख सकते हैं कुछ ही गज जमीन में तीनों की कब्र यहाँ पे बनी हुई हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और उन युवाओं के लिए ये संदेश भी है जो अपनी पहचान और रुतबा कायम करने के लिए शॉर्टकट में अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, और उनका हस्र क्या कहता होता है, ये अतीक, अशरफ और असद की कब्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उप्रेती के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 प्रयागराज। अतीक के घर चकिया में सुरक्षा के इंतजाम अब चाक चौबंद कर दिए गए हैं। पुलिस की टीम जगह जगह पर मुस्तैद है, कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए बड़ी तादाद में पीएसी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो अब सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई है, और कल जब सुपुर्दे खाक किया गया अतीक और अशरफ को, तो उस वक्त भी हमने देखा बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, कई लेयर की सिक्योरिटी देखने को मिली। आरएएफ के जवान भी तैनात थे। अब चकिया इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। अमित गंजू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज में अतीक के चकिया ऑफिस से। इस वक्त अमित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, काफी टाइट सिक्योरिटी कल भी हमने देखा जब सुपुर्दे खाक किया गया दोनों शवों को, उस दौरान भी काफी कई लेयर की सिक्योरिटी थी, और आज भी कुछ इसी तरह का माहौल नजर आ रहा है प्रयागराज में। विस्तार से बताइए, जहां आप मौजूद हैं कितनी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतीक और अशरफ का अब अंत हो चुका है। कल वो सुपुर्द के खाक कर दिए गए, सब अपने अपने घर चले गए, मगर पुलिस प्रशासन ने एक बात अपने जहन में रखी है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो। इसके लिए अभी भी 17 जोन्स में इस प्रयागराज जनपद को बांटा गया है। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और थानेदारों की टीम्स को डिप्लॉय किया गया, और साथ में मजिस्ट्रेट्स भी। अगर बात की जाए चकिया की, तो चकिया में पीएसी और आरएएफ अभी भी तैनात है। इस वक्त न्यूज 18 टीम उनके उस कार्यालय में है जहां कभी दरबार लगा करता था। आज वो जमीन के अंदर है और कब्र में है, मगर उसके बाद भी मैं कुछ दिखाना चाहूंगा लोगों के जहन में उनका जलजला किस तरह था अपराध का, कि लोग दहशत में रहते थे। ये देखिए 2018 का ये कार्ड है, इसमें जनाब अतीक अहमद सांसद, यानी मरने के पहले का ही कार्ड है उनके, और जब वो सांसद नहीं थे उसके बाद भी लोग सांसद लिखते थे, भाई को विधायक लिखते थे, एक भाई को, दोनों भाइयों को विधायक, या जितने कार्ड पड़े हैं ये सब गवाह इस बात के विधायक एमएलए, एमपी, यानी सब इसी नाम से जानते थे। ये था उनका जलजला। आज उस अतीक के अतीत का अंत हो चुका है। अब यहां सिर्फ पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। पुलिस पीएसी चप्पे चप्पे पे है, लोगों को ये बताने का
प्रयास किया जा रहा है कि सरकार आपके साथ है, सुरक्षा आपके साथ है, आप अपना काम करें, अपराधियों की अफवाहों में या अपराधियों के गुर्गों की अफवाहों में ना आए। शहर आपका है, प्रदेश आपका है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस आज सुबह से हर 15 मिनट्स के इंटरवल पर पेट्रोलिंग कर रही है। चाहे बात की चकिया की, चाहे बात करें सुबेदारगंज की, चाहे बात करें सिविल लाइंस की, हम चाहे बात करें धूमनगंज की, चाहे हम बात करें यानी कि प्रयागराज के हर इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। काफी टाइट सिक्योरिटी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अमृत गंजू, आपने तमाम जानकारी दी और विस्तार से बताया कि आखिरकार किस तरह का जलजला एक वक्त में हुआ करता था अतीक का और अब पूरी तरह से खाक हो गया है, मिट्टी में मिल गए हैं माफिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।